वैज्ञानिक युग क्या था, क्या है, क्या होगा। इस कविता की व्याख्या वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या है। प्राकृतिक घटनाओं का एक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना और इससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम देखते हैं कविता के अनुसार कि कल तक हम कूपमंडूक थे, अर्थात पहले हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं कर पाते थे, अध्ययन करके उसका संबंध स्थापित नहीं कर पाते थे। वे घटनाएं क्या होती हैं, क्यों होती हैं, हमारा ज्ञान सीमित था। इसलिए कवित्री मानव जाति को कल तक कूपमंडूक कहती है, अर्थात कुएं का मेढक, जिसकी दुनिया सीमित होती है। उसे संसार भर में क्या हो रहा है यह मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने अपने आप को कुएं तक ही सीमित कर रखा था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के प्रति हमारी रुचि, हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो यह संभावना है कि आज हम विश्वव्यापी हैं तो कल पूरे ब्रह्मांड में छा जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कल तक हम विज्ञान को प्रयोगशाला में सीमित जानते थे, आज हम विज्ञान को चमत्कारों के रूप में पहचानते हैं। कल हम विज्ञान को अपनी अपनी हथेलियों में कैद कर पाएंगे। कल तक विज्ञान हमारा लक्ष्य था और वे कहती हैं कि कल तक जब हम कूपमंडूक की स्थिति से आगे बढ़े तो विज्ञान हमारे लिए सिर्फ प्रयोगशाला का विषय था। केवल लैब में उसके ऊपर कार्य होता था। केवल लैब में जानने वाले, लैब को जानने वाले, लैब में जाने वाले लोग, प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले लोग ही विज्ञान को, लोग तक ही विज्ञान सीमित था। लेकिन आज हर कोई विज्ञान के चमत्कारों को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और इस प्रकार हम विज्ञान के प्रति अपनी रुचि, अपने ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि विज्ञान हम अपनी हथेलियों में कैद कर पाएंगे। और वर्तमान में आज हम यह देख रहे हैं कि मोबाइल के रूप में हमने विज्ञान को अपने हाथ में कैद भी कर लिया है और कल तक विज्ञान हमारा लक्ष्य होगा और आने वाले कल तक भविष्य में विज्ञान के चमत्कारों को या विज्ञान के ज्ञान को या विज्ञान की गतिविधियों को हम पूरी तरीके से प्राप्त कर लें, यह हमारा जीवन का उद्देश्य होगा। कहाँ तो हम कूपमंडूक थे और आज पूरे विज्ञान की जानकारी रखने का लक्ष्य रखते हैं। आज विज्ञान हमारी उपलब्धि है, कल हम विज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। और आज वे कहती हैं कि हम विज्ञान को अपनी उपलब्धि मानते हैं, जीत मानते हैं, अपनी प्रगति मानते हैं। लेकिन आने वाले समय में हर मनुष्य विज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। कल वैज्ञानिक युग अंधविश्वासी था, आज परंपराओं पर चलता रूढ़िवादी है। और कल जब हम कूपमंडूक थे उस समय वैज्ञानिक चमत्कारों को या प्राकृतिक बदलावों को हम अंधविश्वास के रूप में स्वीकार करते थे। उसके बाद ऐसा समय आया कि हम बस उसे परंपराओं के रूप में मानते जाते हैं कि हमारे नानी दादी ऐसा करते थे, हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे, वे हमें इस प्रकार कहते थे और उसे हम बिना तथ्य को जाने उसका अनुसरण करते जाते थे। कल लीक से हटकर ब्रह्मवादी होगा और आने वाले समय में जिस रास्ते पर हम चलते जा रहे हैं उससे हटकर हम भ्रम पैदा करेंगे। हमें न तो उसका पूरा ज्ञान होगा और न ही हम उसको नकार पाएंगे। कल का वैज्ञानिक युग चमत्कारवादी था और विज्ञान में जो कुछ भी होता था उसे हम केवल चमत्कार के रूप में स्वीकार करते थे, उसके तथ्यों को जानने का प्रयास नहीं करते थे। तो यहाँ आप स्लाइड में देख रहे हैं कविता के साथ ही साथ हमने कठिन शब्दों के अर्थ भी दे दिए हैं और इस पूरी कविता को हम सारांश के रूप में अगली स्लाइड में भी प्रस्तुत करेंगे। आज नित्य नवीन खोज करता खोजवादी, और आज वे कह रही हैं कि वर्तमान में जो व्यक्ति है हर दिन कुछ न कुछ नई खोज करता है, नई चीज़ें ढूंढता है, वैज्ञानिक आविष्कार करता है। और जो मनुष्य पहले कूपमंडूक था आज वह खोजवादी बन गया है, हर कहीं वह वैज्ञानिक सर्च कर रहा है। कल नवीन अन्वेषणों के परिणाम आविष्कारवादी होंगे, कल नवीन अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप आविष्कारवादी होगा और इसी तरह आगे बढ़ता गया तो आने वाले कल में नए अन्वेषण, नए खोज करेंगे,
उसके परिणाम देंगे और नए नए आविष्कार करेंगे। कल तक युग भावनाओं से जुड़ा भावनावादी था और वे कहती हैं कि पुराने समय में मनुष्य जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, भावनावादी था, भावनाओं से जुड़ा था। हर वैज्ञानिक तथ्य को भी भावनाओं से जोड़ता था। आज का वैज्ञानिक युग महज कल्पनावादी है और वर्तमान में जो वैज्ञानिक युग है वो सिर्फ कल्पनाएं करता है कि ऐसा संभव हो सकता है। वह सोचता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं और कल का युग यथार्थवादी होगा और जो आने वाला कल है उस युग में जो कल्पना पिछले युग में की थी उसको साकार करेगा। भूतकाल का वैज्ञानिक युग प्रयोगवादी था, वर्तमान युग कंप्यूटरवादी है, भविष्य में यह युग रोबोटवादी होगा। और वे कहती हैं कि भूतकाल में जो युग था वो वैज्ञानिक प्रयोग करके बातों को, विज्ञान को सिद्ध करता था और उस सिद्धि को प्राप्त करके वर्तमान युग में कंप्यूटर का निर्माण किया और आज कंप्यूटर के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं लगता है। मनुष्य के जीवन में हर कहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फिट हो चुकी है और आने वाले समय में कवित्री कहती हैं कि यह युग रोबोटवादी होगा। मनुष्य के हर कार्य एक लोहे का बना हुआ या मशीन का बनाया हुआ व्यक्ति करेगा, उसे केवल आदेश देना होगा। तो यह कविता पुरानी है। यह सब कुछ हम आज देख रहे हैं। रोबोट आज हमारे सामने आ चुका है। एलेक्सा आ चुका है, वह हमारे आदेश पर हमारे काम निपटा देता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाकर, समर्पित बढ़ाकर, जानने की इच्छा रखकर मनुष्य कई आविष्कार करते गया, कई खोज करते गया और आज वह रोबोट वाले युग में पहुंच चुका है। रोबोट उसके सारे कार्य करने के लिए तैयार है। एलेक्सा इसका एक उदाहरण है। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 × 1 = 10। एक अंक के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में लिखना है। अगर आपके उत्तर एक शब्द लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साधारणतः पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं जिनके उत्तर केवल एक शब्द में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, और ये सभी संभावित प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह केवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए यह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई 2 × 7 = 14। तो 4 में से 2 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला मध्यकालीन या भक्तिकालीन कविता और दूसरा आधुनिक कविता। तो दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। जैसे कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास के दोहे, इस प्रकार, या बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, इस प्रकार मध्यकालीन कविता में से ससंदर्भ व्याख्या होगी। लेकिन दोनों की ही फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों भागों में से आपको एक एक पद की ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मध्यकालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए या आधुनिक कालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए। ऐसे करने से आपके अंक कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक एक किया जाए, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ आप फॉर्मेट भी देख रहे हैं। पहला पद होता है संकेत, जिसके लिए पहला पद का पहला शब्द, बीच में डैश डैश करके अंतिम शब्द, जिससे यह अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट बना दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, जो होगा सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोई 2
15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर आपको कविता का नाम लिया जाएगा जिसकी आपको सारांश लिखकर विशेषताएं लिखना होगी। या दूसरा प्रश्न आ सकता है कि किसी कविता का प्राकृतिक सौंदर्य लिखिए, या जो कविता है उसमें कोई वीरता की कविता है तो वीरता का सारांश लिखिए, या कविता के आधार पर किसी चीज की महिमा मंडन किया गया है तो महिमा का वर्णन कीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखना होगा। तो आगे हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहला बिंदु सारांश इस प्रकार है। विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना और आपस में संबंध को समझना होता है। जैसे पहले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा या टाइड को समझते नहीं थे कब और क्यों होते हैं, उसके प्रति यह रहस्य बना रहता था क्योंकि जीवन कुएं के मेंढक के समान था, सीमित ज्ञान था। इसलिए कवित्री ने पहले कूपमंडूक कहा है, लेकिन जैसे जैसे हिम्मत बढ़ी, ज्ञान का विस्तार हुआ तो विश्व में विज्ञान के ज्ञान का डंका बजने लगा और धीरे धीरे ब्रह्मांड का रहस्य भी जानने लगे और ब्रह्मांड व्यापी बन गए। यूनिवर्स में कब क्या क्यों होगा इसकी जानकारी रखने लगे। नक्षत्रों की स्थिति कब कैसी होगी उसका कैलकुलेशन भी आ गया। इसीलिए ब्रह्मांड व्यापी कहा है। हर कोई विज्ञान को पहचानते हैं और उसके अलग अलग रूपों का प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत आसानी से हो रहा है। और यह वैज्ञानिक युग का ही कमाल है कि आने वाले समय में विज्ञान जो पहले प्रयोगशाला तक सीमित था वह सबकी हथेलियों में होगा। और हम देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो विज्ञान नहीं जानता वह भी मोबाइल फ़ोन के रूप में उसका प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार आज हम विज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। कल तक विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं का विषय था, सिर्फ वैज्ञानिक तक ही सीमित था, लेकिन आज हर व्यक्ति के जीवन का अंग बन गया है। जब विज्ञान रहस्य का विषय था तब तक हम अंधविश्वासी थे क्योंकि तथ्यों की जानकारी नहीं थी, कुछ भी सत्यापित नहीं था। उसके बाद परंपराओं अर्थात ट्रेडिशन के अनुसार विज्ञान को जानते थे। उसके बाद दुविधा में विज्ञान को मानते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते प्राकृतिक घटनाओं को सूचीबद्ध क्रमबद्ध तथ्यों के अनुसार समझने लगे। कूपमंडूक कहलाने वाला मनुष्य आज प्रतिदिन नई नई खोज कर रहा है, खोजवादी बन गया है और आने वाले समय में अन्वेषण एक्सप्लोरेशन से और आने वाले समय में आविष्कारवादी बनता जा रहा है। अब विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां मनुष्य विज्ञान की जानकारी लेने से बचा हो। कल तक वह सिर्फ भावनाओं में बंधा था, लेकिन आज वह भावनाओं को अपनी ताकत बनाकर विज्ञान को जोड़ रहा है। जैसे हम मनोवैज्ञानिक का विषय लें, यह सिर्फ भावनाओं का विषय है, लेकिन उसमें भी विज्ञान की पहुंच से भावनाओं को पढ़कर जीवन को सुधारने में सहायता मिल रही है। कल तक सिर्फ कल्पना करता था, लेकिन आज विज्ञान के द्वारा कल्पना को सच्चाई में बदल देने की ताकत विज्ञान से प्राप्त की है। जैसे आज आसमान में हवाई जहाज उड़ना पहले किसी की कल्पना का परिणाम है, इसी प्रकार कल्पना को सच्चाई में बदलना यथार्थवाद कहलाता है। भूतकाल का वैज्ञानिक युग प्रयोग करके विज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान में हमारा जीवन पूरी तरह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया है और आने वाले समय में रोबोट अर्थात मशीनी मानव का युग होगा जो हमारे कमांड पर काम करेगा। इमोशन का कोई स्थान नहीं होगा। आज हम एलेक्सा को देख रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम को हमारे कमांड पर कर रहा है। तो यह हो गया कविता का सारांश। अब हम विशेषता में देख लेते हैं कि आज मनुष्य पूरी तरह से विज्ञान को उपलब्ध हो गया है। दैनिक जीवन में मनुष्य स्वयं रोबोट बनता जा रहा है। इमोशंस खत्म हो रहे हैं। आए दिन खून खराबा, प्रेम भाव की कमी, धोखाधड़ी, अपराध आदि इसके अति उपयोग के परिणाम हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी सीमाएं निर्धारित करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। तो इस प्रकार तीसरे प्रश्न का उत्तर सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यहाँ पर पूरा होता है। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए कोई एक 6 × 1 = 6।
कोई 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, किस प्रकार होगा। शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 से शीर्षक में से, प्रश्न में से कौन से शीर्षक की व्याख्या टिप्पणी लिख रहे हैं। शीर्षक हो जाएगा, आप शीर्षक का परिचय दिया जाएगा जिसमें आपको किताब का, चैप्टर का और रचनाकार का नाम लिखना होगा। और अगला बिंदु होगा टिप्पणी या शॉर्ट नोट। तो आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना होगा मुख्य बातें। कई बार ऐसे भी शीर्षक दे दिए जाते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना होता है कि 6 अंक के लिए ही है, तो हमें 2 पेज 2.5 पेज भर के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। आप कितना भी लिख देंगे तो 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा।